नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो का शीर्षक क्या है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है? क्या सच में पारस पत्थर नाम की कोई चीज थी या है? क्या सच में उससे लोहे या अन्य कोई धातु को सोने में बदला जा सकता था? तो जवाब ये है दोस्तों कि सचमुच में ऐसा कोई पारस पत्थर नहीं होता है जिसे छूने भर से लोहा या कोई अन्य धातु सोने में बदली जा सके। परंतु प्रचलित मान्यता यह है कि पारस पत्थर कुदरती तौर पर धरती में कहीं पाया जाता है। इस पत्थर से किसी धातु को छूने भर से वह धातु सोने में बदली जा सकती है। फिर भी यह जानना रोचक होगा कि पारस पत्थर के बारे में ऐसा विश्वास किस तरह से आया और इसका फैलाव दुनिया भर में किस तरह से होता गया। दुनिया की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता आदि से भी पहले से इंसान सोने का इस्तेमाल करता रहा है। सोना एक ऐसी धातु है जो शुद्ध रूप में प्रकृति में मिल जाती है और जिसका ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थितियों में आसानी से नहीं होता है। कई नदियों की रेत में सोने की अल्प मात्रा मिलती है जिसे लोग बारीक रेत के कणों से अलग करके प्राप्त करते रहते हैं। सोने के साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ा हुआ है कि वो प्रकृति में काफी कम मात्रा में पाया जाता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी की ऊपरी परत में सोना 0.004 ग्राम प्रति टन मिलता है। प्राचीन काल से ही धातु कर्मियों और कीमियागारों की एक जमात विभिन्न धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुओं को बनाने के प्रयास में जुटी हुई थी। इन लोगों को हम शुरुआती रसायनविद भी कह सकते हैं। शायद यहीं कहीं से साधारण धातुओं से सोना बनाने का ख्याल उभरा होगा। प्राचीन सभ्यताएं सोने को बेशकीमती तो मानती ही थी, साथ ही इसे सर्वोत्तम धातु भी माना जाता था। यहीं से अल्केमी या कीमियागारी की नींव पड़ी। अल्केमी का प्रमुख उद्देश्य था साधारण धातुओं को सोने में बदलना। अल्केमी शब्द वैसे तो अरबी मूल का शब्द है, लेकिन यह बता पाना कठिन है कि ये कहां से आया है। इस शब्द के बारे में एक अनुमान यह है कि अरब के लोग इसे खेम की कला कहते थे और अरब के लोग मिस्र को खेम के नाम से पुकारते थे। अल्केमी शब्द के बारे में एक अन्य व्याख्या के मुताबिक यह ग्रीक शब्द के कीमिया से निकला है, जिसके मायने हैं धातुओं को गलाने और धातुओं के मिश्रण की कला। ग्रीक के दार्शनिक अरस्तु की मान्यताओं के हिसाब से प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त पदार्थ चार मूल तत्वों अर्थात आग, हवा, पानी और धरती से मिलकर बने हैं। इन चारों तत्वों की फितरत में भी फर्क होता है। हर एक पदार्थ में इन मूल तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अरस्तु के मुताबिक आग को हवा में, हवा को पानी में और पानी को धरती में बदला जा सकता है। इसी तरह किसी धातु का इस तरह से उपचार किया जाए और उसमें इन मूल तत्वों की मात्रा में इस तरह बदलाव किया जाए कि वह सोने के मूल तत्वों की मात्रा से मेल खाए तो साधारण धातु को भी सोने में तब्दील किया जा सकता है। अरस्तु का ये दर्शन कीमियागारों के लिए मार्गदर्शन बन गया। अरस्तु के विचार इस तरह स्थापित हो गए कि अगली कई शताब्दियों तक इन्हें किसी ने चुनौती नहीं दी। ईसा की पहली सदी आते आते तक अल्केमी शुद्ध धातु संबंधित विज्ञान न रहकर इसमें ज्योतिष, रहस्यमय विचार, जादू टोना, अध्यात्म आदि भी जुड़ता चला गया। यही नहीं, उस समय तक विज्ञान और जादू टोने में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा भी स्थापित नहीं हो पाई थी। इस दौर में अल्केमी का एक और उद्देश्य सामने आया, इंसानी शरीर को रोगों से मुक्त करना, अमरत्व प्राप्त करना। कोशिश ये थी कि विविध रासायनिक क्रियाओं से वो रहस्यमय पदार्थ प्राप्त किया जाए
जिसे लोहे या किसी अन्य धातु में मिलाने पर वो धातु सोना तो बन ही जाए और उसे दवा की तरह पीने पर शरीर अमर हो जाए। उस रहस्यमय पदार्थ को फिलास्फर स्टोन, दार्शनिक पत्थर, पारस पत्थर आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। भारत, चीन, मिस्र, ग्रीक और कई यूरोपीय देशों में सैकड़ों वर्षों तक लोग पूर्वावर्ती मान्यताओं पर यकीन करते हुए पारस पत्थर की खोज में विभिन्न पदार्थों के गुणों को पहचानने की कोशिश में पदार्थ के पृथक्करण, गर्म करने, ठंडा करने, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपतन, गलाने, निथारने, आसवन, सुखाने जैसी कई गतिविधियां करते थे। कई कीमियागार अपने प्रयोग के ब्यौरे लिखते थे, हालांकि ये ब्यौरे सांकेतिक भाषा में होते थे। फिर भी इनमें रसायन विज्ञान को आसानी से खोजा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान को कई तरह की जानकारी और सामग्री कीमियागारों ने ही दी है। भारत में कीमियागारी की शुरुआत पहली दूसरी सदी में हुई थी। धीरे धीरे कीमियागारों के कई दल बन गए। उस समय कीमियागारी से संबंधित कई ग्रंथ लिखे गए थे। इन ग्रंथों में सोना बनाने की विधियां, रासायनिक विधियां दी गई थी। इनमें 8 प्रकार के महारसों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे चांदी से सोना बनाने के लिए पीले गंधक को पलाश के गोंद के रस से शोधित किया जाए, फिर गंधक और चांदी को कंडों की आग पर 3 बार पकाया जाए तो कृत्रिम सोना बन सकता है। इसी तरह तांबे को सोने में बदलने की विधि भी बताई गई है। यहाँ पर कृत्रिम सोने का अर्थ है सोने के रंग जैसी धातु। 8वीं सदी के एक अन्य भारतीय ग्रंथ रस हृदय में 18 रस कर्मों की जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ में पारे में सोने का रंग पैदा करने की विधियां भी दी गई हैं। ऐसे ही एक ग्रंथ रस रत्न समुच्चय में 13वीं से लेकर 15वीं शताब्दी में पारे के दोषों को दूर करने की कई विधियां दी गई हैं। साथ ही रसकर्म अर्थात कीमियागारी के उपयोग में आने वाले उपकरणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि यूरोपीय जगत पर नजर डाली जाए तो 13वीं सदी के अल्केमिस्टों ने अपनी विधियों को चमत्कार की तरह पेश किया। वे मानते थे कि ये क्रियाएं प्रकृति में सदा से चलती रहती हैं। अल्केमिस्ट इन क्रियाओं को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते थे। इस समय तक लोगों को यह भी बात समझ में आने लगी थी कि अल्केमिस्टों के पास जो साधन है वे सोना बनाने जैसे कर्मों के लिए पर्याप्त नहीं है। यह भी माना जाने लगा कि जो कृत्रिम धातु बनाई गई है वे प्राकृतिक धातुओं के समान नहीं थी। जैसे चांदी से बनाई गई सोने जैसी धातु रासायनिक दृष्टि से प्राकृतिक सोने जैसी नहीं थी। ये बात भी धीरे धीरे साफ होने लगी थी कि अल्केमी धातु परिवर्तन नहीं कर सकती, मात्र नकल कर सकती है। उदाहरण के लिए किसी धातु को सफेद या पीला कर उसे चांदी या सोना नहीं बनाया जा सकता। अल्केमिस्टों द्वारा बनाए गए सोने के परीक्षण में यह पाया गया कि यह कृत्रिम सोना 6 से 7 बार आग पर गर्म करने के बाद सोने जैसा दिखाई देना भी बंद हो जाता है। अल्केमी के इतिहास में 16वीं सदी में एक नया मोड़ आता है, जब ज्यूरिख निवासी पैरासेल्स ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य सोना बनाना नहीं है, वह इंसानी शरीर को रोगों से मुक्त रखने की दवाइयां बनाना चाहता है। पैरासेल्स का ये मानना था कि अल्केमी का प्रमुख लक्ष्य दवाओं को तैयार करने की विधियों की खोज होना चाहिए। वह यह भी कहता था कि हो सकता है अल्केमी से सोना बनाना मुमकिन भी हो, लेकिन ये हमारा गौण लक्ष्य होना चाहिए। इस घोषणा के बाद अल्केमी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें रसायन की खोज से चिकित्सा में सहयोग लिया जाने लगा। पदार्थों के गुण और मानव शरीर पर उनके प्रभाव के अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। 19वीं और 20वीं सदी में पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों का भली भांति अध्ययन किया जाने लगा। तत्वों की खोज, आवर्त तालिका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अल्केमी काफी खर्चीला काम था। यदि सोना बनाने के इस काम के लिए राजकीय या किसी धनी व्यक्ति ने वित्तीय सहायता दी हो तब तो कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन
अधिकांश अल्केमिस्ट अपनी पूंजी लगाकर साधारण धातु से सोना बनाने की जुगत में अपनी सारी उम्र खपा देते थे। यहाँ पर एक मध्यकालीन अल्केमिस्ट और उसकी दुखी पत्नी को दिखाया गया है। अल्केमिस्ट मियाँ ने अपनी सारी पूंजी इस खोज में लगा दी। फिर पत्नी के पास मौजूद सोने के सिक्के की बारी आई। इस चित्र में पत्नी अपने पास का आखिरी सोने का सिक्का दे रही है। जमीन पर पड़ा खाली बटुआ भी दिखाई दे रहा है। हम इस सिक्के को गंवाने का दुख उसके चेहरे पर साफ तौर पर देख सकते हैं और मियाँ शायद उसे दिलासा दे रहे हैं। उस दौर में अल्केमिस्टों की फटेहाल बीवियां और भूखे बच्चों के कई ब्यौरे मिलते हैं और फिर जाके रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई। अल्फा, बीटा, गामा कणों के बारे में विस्तार से जानकारियां मिली। पदार्थों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद कीमियागारों के सोना बनाने की क्षमताओं पर किसी को यकीन नहीं रहा। 20वीं सदी में रेडियो सक्रिय तत्वों के अध्ययन के साथ यह बात समझ में आ गई कि किसी तत्व के नाभिक से अल्फा कणों के बाहर निकल जाने से एक नया तत्व निर्मित होता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम, जिसमें 92 प्रोटॉन होते हैं, उसके नाभिक में से एक अल्फा कण निकल जाए तो यूरेनियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन कम हो जाते हैं, यानी कि अब उसमें 90 प्रोटॉन बच जाते हैं और यूरेनियम थोरियम में बदल जाता है। इस थोरियम के नाभिक में 90 प्रोटॉन और 144 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरह बीटा कणों के बाहर निकलने से भी नया तत्व बनता है। इस तत्व से दूसरे तत्व के बनने को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। प्रकृति में भी यह क्रिया चलती रहती है, लेकिन बड़ी ही धीमी गति से। रेडियो एक्टिविटी, आइसोटॉप्स और परमाणु के नाभिक की समझ बढ़ने के साथ एक बात तो साफ हो गई कि पिछले 2000 साल तक अल्केमिस्टों ने जो कुछ किया उससे शीशे से या लोहे से सोना क्यों नहीं बन सकता था। वास्तव में अल्केमिस्ट जो रासायनिक क्रिया कर रहे थे उससे परमाणु के नाभिक में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। ये सभी क्रियाएं परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ हो रही थी। साधारण रासायनिक क्रियाओं से शीशे से सोना बना पाना मुमकिन नहीं था। हाँ, सोने की पॉलिश जरूर चढ़ाई जा सकती थी, लेकिन कीमियागारों की कोशिश को कमतर आंकना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। 1919 में रदरफोर्ड ने जब प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील किया तो अल्केमिस्टों में नया जोश आ गया। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार की थी और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाकर दिखाया था। रदरफोर्ड के प्रयोग से प्रेरणा लेने वालों में से जर्मनी का फ्रेज टाउनसेंड प्रमुख था। वह म्यूनिक में रसायन सहायक के ओहदे पर काम कर रहा था। उसे यकीन था कि साधारण धातुओं से सोना बनाया जा सकता है। पहले विश्व युद्ध के बाद जब हिटलर जेल में था तो नाजी पार्टी के लिए चंदा जुटाने का काम वान ल्यूडेनड्रॉफ के कंधों पर आया था। वान ने भी फ्रेज के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन दिनों म्यूनिक में ये खबर थी कि फ्रेज ने सोना बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। ऐसा कहा जाता था कि फ्रेंच ने आयरन ऑक्साइड और कार्टेज के मिश्रण से सोना बनाने की विधि खोज निकाली थी। ल्यूडेनड्रॉफ ने एक कंपनी की स्थापना की। इसका नाम कंपनी 164i। वह इस कंपनी का प्रमुख था और कंपनी के लाभ का 75% का हिस्सेदार भी था। फ्रेज इस कंपनी में 5% का भागीदार था। फ्रेज के लिए एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला मुहैया कराई गई। कंपनी बड़े पैमाने पर सोना बनाकर भारी मुनाफा कमाना चाहती थी। शायद इस खबर को सुनकर कीमियागार खुश नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये खबर उनके सपने से एकदम विपरीत जो थी। पिछले दिनों ग्लासगो के स्ट्रेट लाइट विश्वविद्यालय के कैन लैंडिंगहैम ने बताया कि उन्होंने सोने को पारे में बदलने में कामयाबी हासिल की है। इस प्रयोग की खासियत यह थी कि सोने से पारा बनाने के लिए लेजर किरणों की मदद ली गई थी। इस प्रयोग में प्रयुक्त लेजर उपकरण का नाम बल्कन था, जो आकार में काफी बड़ा था।
किसी छोटे मोटे इमारत की तरह। लैंडिंगहैम के साथियों ने सोने के परमाणुओं में प्रोटॉन डालकर पारे के परमाणु बना दिए। इस प्रयोग की सफलता के बाद ये उम्मीद जागी कि क्या परमाणु की भट्टियों से निकलने वाले रेडियोधर्मी कचरे को किसी भी सुरक्षित पदार्थ में बदला जा सकता है। लेजर किरणों में एक तत्व से दूसरा तत्व बनाने में काफी ऊर्जा खर्च होती है। यहाँ ऊर्जा का अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि एक परमाणु बिजली घर के कचरे को निपटाने के लिए एक और बिजली घर चाहिए होगा। ऊर्जा की विशाल खपत को देखते हुए निकट भविष्य में इस तकनीक के इस्तेमाल की संभावना थोड़ी कम है। जल्द ही प्रचार और प्रसार के जरिए कंपनी ने निवेशकों को खूब आकर्षित किया। कंपनी अपने निवेशकों को शेयर के बदले काफी सोना देने वाली थी। शेयरों के बदले सोना पाने की चाहत में बहुत से लोगों ने इस कंपनी में भारी भरकम निवेश किया। ल्यू ड्रेंड्रॉफ ने जल्द ही एक मोटी रकम नाजी पार्टी के फंड में डाली। 1926 में ल्यू ड्रेंड्रॉफ ने कंपनी प्रमुख के पद से इस्तीफा देकर सारे अधिकार फ्रेंच को सौंप दिए। फ्रेंच प्रयोगशाला में लगातार काम करता रहा, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि कंपनी अपने निवेशकों को वायदे के मुताबिक सोना दे पाने में असफल है। फ्रेंच को दगाबाजी के अपराध में गिरफ्तार किया गया और 4 साल की सजा सुना दी गई। यहाँ पर इस किस्से का जिक्र ये संकेत देने के लिए किया जा रहा है कि अभी भी लोग सोने को लेकर काफी दीवाने हैं। साथ ही रसायन विज्ञान की इतनी तरक्की के बावजूद भी आज भी काफी लोगों को ये यकीन है कि पारस पत्थर जैसी कोई चीज होती है जिससे सोना बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी पारस पत्थर से लेकर कीमियागारी तक के सफर में कैसे मनुष्य ने इतनी कामयाबी हासिल की। लेकिन आज इतनी तरक्की के बावजूद भी आज भी लोग पारस पत्थर की खोज में घूम रहे हैं और पारस पत्थर को खोज रहे हैं। अब यहाँ पर ये बात होती है कि जब इतने सारे तथ्य ये कह रहे हैं कि पारस पत्थर जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो आखिर में ये सोना बन कैसे रहा है? और जब पारस पत्थर नहीं है तो पारस पत्थर का नाम कहां से आया? उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।